बीएससी सिक्स सेमेस्टर, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा जो नया टॉपिक है उसको। हम एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स में कहाँ पर पहुँच गए थे जरा देखते हैं। तो इससे पिछली वीडियो में हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को डिस्कस कर चुके थे। तो आज हम बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम एंड इट्स डिफेक्ट्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ डेरिवेशन हमें नहीं करना है, जैसा कि यहाँ साफ साफ लिखा है। तो ये श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी का सिलेबस है और ये बीएससी सिक्स सेमेस्टर का सिलेबस है और ये फर्स्ट पेपर है, ठीक है। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो एंड सी द बोर मॉडल, ठीक है। तो बोर मॉडल को देखते हैं। तो मैंने कल एक पॉइंट छोड़ा था कि उसको मैं पहले बता देता हूँ कि यार मैंने बताया था आपको कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो आखिर प्लांक की थ्योरी को सपोर्ट कैसे कर रहा है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम जो है क्लासिकल थ्योरी से नहीं समझा पाते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्लासिकल थ्योरी से नहीं समझा पाते हैं। यहाँ क्लासिकल थ्योरी फेल हो जाती है, ठीक है। तो क्लासिकल फेलियर ऑफ क्लासिकल वेव थ्योरी। तो यहाँ पे जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को हम क्लासिकल थ्योरी से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो क्या क्या पॉइंट्स हैं जो नहीं हम इसको एक्सप्लेन कर पाते, वो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो क्लासिकल थ्योरी के अनुसार क्या होता है, क्लासिकल थ्योरी के अनुसार जब हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं तो जो एनर्जी है इलेक्ट्रॉन की वो बढ़ जानी चाहिए, मतलब काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए। तो हम जैसे इंटेंसिटी बढ़ाएंगे, यानी कि अगर हम ज़्यादा रेड लाइट डाल रहे हैं, हमने हल्की हल्की रेड लाइट डाली, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला कुछ काइनेटिक एनर्जी के साथ। तो मैंने अगर ज़्यादा रेड लाइट डाली, उसकी अगर मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई, तो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जानी चाहिए, ऐसा वेव थ्योरी मानती है। जो क्लासिकल वेव थ्योरी है वो ऐसा मानती है, ठीक है। और क्लासिकल वेव थ्योरी ये भी मानती है कि यार जो जब हम लाइट डाल रहे हैं तो आप कोई सी भी एनर्जी की लाइट डालो, इलेक्ट्रॉन तो निकलना ही निकलना है, क्योंकि वो तो कंटिन्यूअस है। अगर लगातार आप एनर्जी दिए जा रहे हैं, तो आप लगातार एनर्जी दिए जा रहे हैं, तो एनर्जी एक बार इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, ऐसा क्लासिकल थ्योरी मानती है, ठीक है। और दूसरा है कि वहाँ पे एक मतलब, क्योंकि आपने क्या करा, मतलब एक तरह से ये कि आप बहुत धीमी आंच, मतलब क्लासिकल थ्योरी क्या कह रही है कि हम जैसे कोई धीमी आंच में क्या कर रहे हैं, कोई चीज़ पका रहे हैं। तो धीमी आंच में पका रहे हैं तो वो पकेगी तो जरूर। तो क्लासिकल थ्योरी का मानना है कि अगर आप धीमी आंच में, क्लासिकल थ्योरी एनर्जी को क्या मान रही है, कंटिन्यूअस, जैसे धीमी आंच दिए जा रहे हो ऐसा मान रही है। तो कह रही है जब धीमी आंच में अगर आप कोई चीज़ पका रहे हो तो पकेगी तो कभी ना कभी ना, क्योंकि आपकी जो धीमी आंच है वो एक दिन बहुत ज़्यादा एनर्जी के रूप में अंदर स्टोर हो जाएगी और फिर वो वहाँ जो खाना है उसको पका देगी, ठीक है। तो उसके अनुसार क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है तो उसके लिए आप कोई सी भी फ्रीक्वेंसी की लाइट दीजिए, मतलब कोई सी भी एनर्जी की लाइट दीजिए, वो एक धीमी आंच की तरह आएगी। और अगर वो कम होगी तो एक धीमी आंच की तरह, एक धीमे फ्लेम की तरह आएगी और वो धीरे 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 इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को बढ़ाएगी और फिर इलेक्ट्रॉन जो है बाहर निकल जाएगा। और क्योंकि वो धीमी आंच है तो खाना बनने में टाइम लगेगा, तो वो जो एनर्जी आप दे रहे हो वो कम दे रहे हो, वो धीरे धीरे करके स्टोर हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में टाइम लगेगा। तो ये थ्योरी क्या क्या कहती है, ये थ्योरी कहती है कि भैया जो एनर्जी बाहर निकलेगी, जो जो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा उसकी एनर्जी इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी। कि भाई ज़्यादा आपने गर्म कर दिया, ज़्यादा आपने एनर्जी दे दी, तो मतलब ज़्यादा अगर आपने रेड लाइट डाल दी, तो फिर ऐसे में क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो ज़्यादा एनर्जी का निकलेगा। जबकि ऐसा नहीं होता है, अगर आपको इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, उसकी काइनेटिक एनर्जी अगर आपको बढ़ानी है, तो आपके पास केवल एक रास्ता है कि आप जो रेडिएशन डाल रहे हो, आप जो एनर्जी लाइट डाल रहे हो, उसकी एनर्जी आपको बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो ये प्लांक समझा रहा है, ये आइंस्टीन समझा रहे हैं, ठीक है। दूसरा कि भैया जो इलेक्ट्रॉन इमिट होगा वो किसी भी लाइट से इमिट हो जाएगा, क्योंकि क्लासिकल थ्योरी के अनुसार तो लाइट एनर्जी तो कंटिन्यूअस है। थोड़ा कम एनर्जी भी अगर डालोगे, कम एनर्जी की रेडिएशन भी अगर डालोगे, तो उसके अनुसार वो कम एनर्जी की रेडिएशन धीरे 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 इलेक्ट्रॉन में स्टोर होती रहेगी और इलेक्ट्रॉन फिर बाहर निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने में क्या लगेगा, बहुत टाइम भी लग सकता है, जबकि ऐसा कुछ होता नहीं है,
ठीक है, ऐसा कुछ होता नहीं है। प्लांक के अनुसार और प्लांक की थ्योरी के अनुसार एनर्जी जो है वो कंटिन्यूस नहीं आती है, एनर्जी जो है वो बंडल्स के रूप में आती है, एनर्जी टुकड़ों के रूप में आती है। तो उन टुकड़ों में जान होनी चाहिए, उन टुकड़ों में क्या होनी चाहिए, जान होनी चाहिए, उन टुकड़ों में एनर्जी होनी चाहिए, तब जाकर, क्योंकि वो एक टुकड़ा आया, अगर वो एक टुकड़े में एनर्जी नहीं होगी तो वेस्ट हो गया, वो वेस्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं कर पाएगा। तो उन टुकड़ों में जान होनी चाहिए, उन टुकड़ों के अंदर एक मिनिमम एनर्जी का होना, एक रिक्वायर्ड एनर्जी का होना उन टुकड़ों में बहुत जरूरी है, तब जाके इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। और अगर उन टुकड़ों के अंदर, उन बंडल्स के अंदर, उन पार्टिकल्स के अंदर अगर एनर्जी का वैल्यू ज़्यादा होगा, मिनिमम एनर्जी से ज़्यादा होगा, रिक्वायर्ड एनर्जी से ज़्यादा होगा, तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहाँ चली जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो भैया इससे उल्टा होता है, ये क्लासिकल वेव थ्योरी ऐसा मानती है, जबकि इससे उल्टा जो है असल में होता है कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है, और इमिशन इंस्टेंटेनियस होता है। मतलब अगर उस इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस से तोड़ने के लिए जो ऊर्जा चाहिए, अगर वो ऊर्जा वाला टुकड़ा यानी कि वो पार्टिकल, फोटॉन, क्वांटा अगर उपलब्ध हो गया तो इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलता है बाहर, इलेक्ट्रॉन तुरंत निकलता है, वो एकदम इंस्टेंटेनियस है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है क्लासिकल वेव थ्योरी नहीं समझा पाई, और ये सारी की सारी जो है हम तब समझते हैं जब हम क्या करते हैं, जब हम लाइट को मानते हैं कि वो वेव नहीं है। लाइट को हम कैसे मानते हैं, पार्टिकल मानते हैं। लाइट को हम क्या मानते हैं, फोटॉन मानते हैं। ठीक है, ठीक है। एक और बात मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, एक और बात बताना चाहूंगा कि भाई देखो, आपने कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट पढ़ा होगा नीचे क्लासेस में। तो कैथोड ट्यूब एक्सपेरिमेंट में क्या होता है, हम कैथोड रेस पास करते हैं। क्या पास करते हैं, कैथोड रेस। और कैथोड रेस क्या होती है, कैथोड रेस यानी कि इलेक्ट्रॉन बीम होती है। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन बीम। तो इस कैथोड रे के सामने जब एक हल्का सा पंखा रख देते हैं, तो ये पंखा जो है घूमना शुरू कर देता है। तो ये अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम यानी कि जिसको कैथोड रे कहते हैं, उसके सामने अगर हम क्या करें, एक छोटा सा पंखा रख दें, तो वो कैथोड बीम क्या करेगी, उस पंखे को घुमाना शुरू कर देगी। अब पंखा एक पार्टिकल है, पंखा क्या है, पार्टिकल नेचर का है, मतलब जो चीज दिख रही है, महसूस हो रही है, वो पार्टिकल है। तो पंखा क्या है, एक पार्टिकल है। तो पंखा का नेचर कैसा है, पार्टिकल है। और पार्टिकल को केवल पार्टिकल ही हिला सकता है। पार्टिकल को केवल कौन हिला सकता है, पार्टिकल ही हिला सकता है। इसका मतलब यह है कि अगर पंखे को इलेक्ट्रॉन बीम हिला रही है, पंखे को इलेक्ट्रॉन बीम घुमा रही है, तो इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन बीम क्या है, पंखा तो पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहिए, पार्टिकल होना चाहिए। अब यहां पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में लाइट क्या कर रही है, इलेक्ट्रॉन को हिला रही है। तो क्योंकि ऊपर वाले एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो रहा है कि इलेक्ट्रॉन क्या है, पार्टिकल है, और लाइट पार्टिकल को हिला रही है, धकेल रही है। धकेलने का काम केवल पार्टिकल करते हैं संसार में, मतलब पार्टिकल ही डिस्प्लेस करते हैं, इसको मोमेंटम कहते हैं। मतलब किसी चीज को धकेल देना, इसको मोमेंटम कहते हैं। तो यार इलेक्ट्रॉन की बीम में मोमेंटम है, और वो उस फैन को हिला पा रही है। फैन एक पार्टिकल है, पार्टिकल को हिला पाना केवल पार्टिकल का काम है, यानी कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। ठीक हो गया। अब इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, और उस इलेक्ट्रॉन को अगर रेडिएशन हिला पा रही है, लाइट हिला पा रही है, तो इसका मतलब ये है कि लाइट में भी क्या प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। और इन्हीं पार्टिकल को प्लांक ने क्या कहा, इन्हीं पार्टिकल को प्लांक ने क्या क्वांटा कहा, और इन्हीं पार्टिकल को आइंस्टीन ने क्या कहा, फोटोन का। तो ये कुछ एक बात थी, मैं आपको बताना चाह रहा था। आज हम स्टार्ट करेंगे बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में, उसके मेरिट्स क्या हैं और डीमेरिट क्या हैं, इसको हम समझेंगे। तो आपके सामने यहाँ पे लिखा है कि भैया राइट इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट, कैसा क्वेश्चन किस प्रकार का आ सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आपके बीएससी में जब पेपर आएगा तो हो सकता है उसमें 15 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ जाए, या इस क्वेश्चन के पार्ट्स आपके 5 मार्क्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पढ़ेंगे कि आपको क्या लिखना है, आपको लिखना है इसके पोस्टुलेट्स, मतलब बोर ने क्या कहा है वो लिखना है आपने। ठीक है, तो बोर के क्या क्या पोस्टुलेट्स हैं, इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं बोर एटॉमिक मॉडल के, वो लिखना है, और उसके मेरिट्स लिखने हैं और उसके डीमेरिट्स लिखने हैं, ये हमें यहाँ पे लिखना है। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम बोर के मॉडल को समझते हैं।
तो बोर का मॉडल आपने बहुत बार पढ़ा होगा, हम बस उसी चीज़ को यहाँ पे रिपीट करेंगे क्योंकि हमारा फोकस एक्चुअली बोर का मॉडल नहीं है, हमें आगे श्रोडिंगर इक्वेशन की तरफ बढ़ना है, लेकिन बोर का मॉडल समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। चलिए बोर का मॉडल देखते हैं क्या है। तो बोर को किसने, बोर का मॉडल यानी कि सीधी बात है नील्स बोर ने दिया था ये, ठीक है 1913। ये सब चीज़ें याद करने की जरूरत नहीं है। तो इस मॉडल ने बहुत सारी बातों को एक्सप्लेन किया, बहुत सारी चीज़ों को इस मॉडल ने एक्सप्लेन किया है। और दो बड़ी ही इंपॉर्टेंट चीज़ों को जो मैं मानता हूँ वो है, एक है कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को इसने एक्सप्लेन किया, ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ एटम, क्योंकि रदरफोर्ड फेल हो गया था। रदरफोर्ड के हिसाब से तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, और वो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को छोड़ता रहेगा, और जब वो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को छोड़ता रहेगा तो फिर न्यूक्लियस उसको अपनी ओर खींचता रहेगा, और न्यूक्लियस जब उसको अपनी ओर खींचता रहेगा तो वो इलेक्ट्रॉन क्या स्पाइरल मोशन करता हुआ न्यूक्लियस में घुस जाएगा और हमारा एटम बर्बाद हो जाएगा, हमारा एटम खत्म हो जाएगा, यानी कि एटम अनस्टेबल रहेगा, वो स्टेबल नहीं होगा। लेकिन ऐसा थोड़ी ना होता है, एटम तो बहुत ही स्टेबल होता है। रदरफोर्ड का मॉडल था कि इलेक्ट्रॉन घूमेगा न्यूक्लियस के चारों तरफ, ये था ना मॉडल। तो इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उस टाइम में जो थ्योरी थी, क्लासिकल थ्योरी, वो ये थी कि अगर कोई चीज़ घूम रही है, कोई चार्ज पार्टिकल अगर मोशन कर रहा है, तो वो अपनी अपनी एनर्जी को रिलीज करता है, वो अपनी एनर्जी को छोड़ता है, अलग अलग फॉर्म में छोड़ता है। और अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी छोड़ेगा ही भाई, तो फिर इलेक्ट्रॉन अगर अपनी एनर्जी छोड़ेगा तो सीधी बात है उसकी एनर्जी कमज़ोर हो जाएगी। अगर उसकी एनर्जी कमज़ोर हो जाएगी तो न्यूक्लियस उसको खींच लेगा, न्यूक्लियस उसको खींच लेगा तो इलेक्ट्रॉन स्पाइरल मोशन करता हुआ न्यूक्लियस के अंदर भिड़ जाएगा, और एटम जो है वो बर्बाद हो जाएगा, एटम तबाह हो जाएगा, एटम खत्म हो जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है, हम सब एटम से बने हैं, एटम ऐसे खत्म नहीं होता। तो ये एटम इतना स्टेबल क्यों है, इसको रदरफोर्ड नहीं समझा पा रहा था, तो इसको समझाया किसने, नील्स बोर ने समझाया। तो उसने स्टेबिलिटी ऑफ एटम को समझाया और स्ट्रक्चर ऑफ एटम को तो बताया ही बताया है उसने। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, उसने इस हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझाया, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का एक्सप्लेनेशन दिया है। अभी ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है इसके बारे में हम डिटेल में अभी कुछ समय के बाद डिस्कस करेंगे। और नील्स बोर ने आखिर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को समझा कैसे दिया यार, वो भी हम समझने का प्रयास कुछ समय में करेंगे, ठीक है। तो वहीं पे हम स्पेक्ट्रम क्या है और लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन क्या है, इसको हम बाद में देखते हैं, और नील्स बोर का उस पर एक्सप्लेनेशन भी हम आगे समझते हैं। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं कि भैया इट वाज इम्प्रूव्ड ओवर द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, वो था रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का ही एक, रदरफोर्ड ने जैसा बताया लगभग वैसा ही इसने भी बताया। लेकिन रदरफोर्ड बेचारा फेल हो गया, ये नहीं बता पाया कि इलेक्ट्रॉन क्यों आखिर न्यूक्लियस में गिरता नहीं है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे लगती है तो ये है भाई, ठीक है, जो आपको भी समझनी चाहिए, वो ये है कि बोर ने कहा, बोर एक अलग ही कॉन्सेप्ट लेके आया, ठीक है। बोर बड़ा कॉन्फिडेंट था। बोर ने कहा कि हर एक एटम के अंदर कुछ क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट शब्द आपको याद रखना है कि बोर ने कहा कि हर एटम के अंदर क्या होता है, ये जो मैं मार्क कर दे रहा हूं इसको जरा समझ लेना। बोर ने कहा कि हर एटम के अंदर क्या होते हैं, क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं। और ये क्वांटाइज्ड एनर्जी लेवल, ये सारी बातें प्लांक क्वांटम थ्योरी से ही आती हैं। प्लांक के बाद ही उसने ये बात बोलने की हिम्मत रखी। तो उसने क्या कहा, उसने ये कहा कि भैया, उसने ये कहा कि ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इलेक्ट्रॉन जो हैं वो वो फिक्स्ड एनर्जी, क्योंकि प्लांक ने क्या कहा है, प्लांक ने कहा है कि एनर्जी फिक्स होती है। मतलब प्लांक ने कहा कि एनर्जी कंटिन्यूस नहीं होती, मतलब एनर्जी लगातार आती ही नहीं है ना, कोई कोई चीज ना तो एनर्जी को लगातार एब्जॉर्ब कर सकता है और ना ही कोई एनर्जी को लगातार छोड़ सकता है। यानी कि एनर्जी लगातार है ही नहीं, एनर्जी कंटिन्यूस है ही नहीं, एनर्जी फिक्स्ड है। हर 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 एक सब्सटेंस, हर जो एनर्जी छोड़ रहा है वो एनर्जी को फिक्स्ड मात्रा में छोड़ रहा है। वो ऐसा नहीं कि छोड़ते जा रहा है, ऐसा नहीं कि मेरे हाथ से एनर्जी निकल रही है और ये आप तक आपको दिख रही है लगातार, ऐसा नहीं है। एक धागे के रूप में नहीं है एनर्जी, एक कंटिन्यूस धागे के रूप में नहीं है, वो टुकड़ों के रूप में है। तो प्लांक ने कहा कि एनर्जी जो है वो टुकड़ों के रूप में है, वो फिक्स्ड है। अब अगर एनर्जी फिक्स्ड है तो इसका मतलब ये है, फिक्स्ड को ही हम क्वांटाइज्ड कहते हैं। इस संसार में जब भी हम कुछ कहते हैं कि यार ये फिक्स्ड है ना, ये चीज मतलब फिक्स्ड है,
यानी ये मतलब बदलेगी नहीं भैया, इसका रेट फिक्स्ड है। तो उसका वहां पे हम केमिस्ट्री में या क्वांटम साइंस में उसको कहते हैं क्वांटाइज्ड। तो ये जो बोर है उसने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन घूमते हैं ना, या न्यूक्लियस के चारों तरफ जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो घूम रहे होते हैं, जैसा रदरफोर्ड कह रहा है, वो रदरफोर्ड सही है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉन लेकिन इलेक्ट्रॉन एक फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट, उसको ऑर्बिट कहते हैं, जिसमें घूम रहे होते हैं, उस रास्ते को ऑर्बिट कहते हैं। तो बोर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ जैसा रदरफोर्ड बता रहा है वैसा ही होता है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड पाथ पे घूमते हैं, उसको ऑर्बिट कहते हैं। और इस कोई इलेक्ट्रॉन जब तक अपने ऑर्बिट में रहता है उसकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, उसकी एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। ठीक है, मतलब उसकी एनर्जी चेंज नहीं होती, मतलब एक अलग ही लेवल की बात कर रहा है वो। रदरफोर्ड ने बस इतना नहीं कहा, उसने कहा कि यार हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के चारों तरफ, बहुत बड़ी बड़ी बात है, बहुत ही सटीक जानकारी रदरफोर्ड ने भी दी थी। लेकिन रदरफोर्ड क्वांटाइज्ड जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया उसने। उसने प्लांक के क्वांटम थ्योरी उस टाइम मतलब उसको उसको उसने यूज नहीं किया, उसने अपना मॉडल उससे कनेक्ट नहीं किया। लेकिन बोर ने क्या कहा, बोर ने कहा हाँ यार, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जिन रास्तों में घूमते हैं उनको ऑर्बिट कहते हैं, और उन ऑर्बिट में जब तक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन का सब कुछ फिक्स्ड होता है, हर चीज इलेक्ट्रॉन की फिक्स्ड होती है। इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम फिक्स्ड होता है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी फिक्स्ड होती है, हर चीज इलेक्ट्रॉन का शेल फिक्स होता है, वो कहाँ घूम रहा है वो भी फिक्स होता है। ठीक है, तो वो जब तक उस फिक्स्ड एनर्जी में रहता है तब तक वो ना तो एनर्जी को रिलीज करता है और ना ही उस एनर्जी को वह कुछ एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, मतलब ये है इंटरेस्टिंग बात, मतलब एनर्जी छोड़ेगा नहीं, सीधी बात। तो चलो हम उसको आगे समझेंगे। तो इलेक्ट्रॉन कैसा उसने बताया, तो उसने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म यूज किया, उसने बोला क्वांटाइज। उसने बोला कि एनर्जी लेवल्स कैसे होते हैं, क्वांटाइज होते हैं। सेम वही बात की रदरफोर्ड की जैसी, बस उसने कहा कि ये भैया इसमें इलेक्ट्रॉन जब तक घूम रहा है उसकी एनर्जी फिक्स रहती है, क्वांटाइज रहती है। ठीक है, तो वही चीजें मैं अभी आपको यहाँ पे डिटेल में समझाऊंगा। तो सबसे पहले उसने क्या कहा, उसने ये देखो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला जो उसने पॉस्टुलेट रखा भैया, वो ये रखा, यार ये इसको ऑरेंज होना चाहिए ना। ठीक है, जो सबसे पहला उसने पॉस्टुलेट रखा, उसने कहा कि एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेशनरी ऑर्बिट्स, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ फिक्स्ड सर्कुलर पाथ में घूमते हैं, और उनको क्या कहते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक है, व्हाइल मूविंग इन दीज ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन डू नॉट इमिट एनर्जी। जब तक वो इन ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं वो एनर्जी को इमिट नहीं करते हैं, छोड़ते नहीं है। देखो बहुत खतरनाक स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत बढ़िया स्टेटमेंट दिया है, बहुत ही सरल सी बात वो बोल रहा है। आज तो हमारे लिए आज आज अब आज के टाइम में हम एटम को ज़्यादातर बोर के हिसाब से समझते हैं, लेकिन फिर थोड़ा सा उसमें ऑर्बिटल वाला कॉन्सेप्ट आता है। चलिए फिलहाल तो हम बोर के हिसाब से भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो कह रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ कुछ फिक्स्ड रास्ते होते हैं, उन्हीं में घूमता है, और उन फिक्स्ड रास्तों को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट्स। और जब तक वो उनमें घूम रहा है उनकी वो अपनी एनर्जी को छोड़ता नहीं है। ठीक है, और इन ऑर्बिट्स को के एलिमेंट शेल का है कहते हैं, या यहाँ पे हम इन ऑर्बिट्स का नंबर देते हैं 1 2 3 4 5। ऑर्बिट्स के नंबर को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। ठीक है, ऑर्बिट का नंबर, शेल के नंबर को प्यार से क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहते हैं। अब जो दूसरी बात वो बता रहा है उसको समझ लो। वो कह रहा है कि भैया, अच्छा इसको हम ऐसा करते हैं, जो हेडिंग्स है ना उनको हम इससे कर लेते हैं, क्या बोलते हैं, इस वाले कलर से कर लेते हैं। ठीक है, तो जो हेडिंग्स है उसको हम थोड़ा डिफरेंट कलर दे देते हैं। ओके, ठीक है, ऑरेंज कलर। ठीक है, ये वाला कौन सा कलर है, गुलाबी कलर से करते हैं। तो ये यहाँ पर क्या है, दूसरा बोल रहा है वो कह रहा है कि यार जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन की हर चीज उस रास्ते में फिक्स है, हर चीज फिक्स है भाई, हर चीज फिक्स है। तो जब कोई चीज गोल गोल घूमती है, ठीक है, तो घूमते हुए उसके अंदर उसके मास, उसकी वेलोसिटी और वो किस सेंटर से कितना दूर है उसके आधार पे उसके अंदर एक फोर्स पैदा होता है। जब भी कोई चीज ऐसे गोल गोल घूम रही होती है किसी सेंटर के चारों तरफ, तो उसका मास कितना है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, और वो सेंटर से कितना दूर है आर, उस आधार पे
उसके अंदर क्या पैदा होता है, एक एक फोर्स पैदा होता है। उस फोर्स को हम प्यार से क्या कहते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहते हैं। तो ये कहता है कि सारी चीजें फिक्स हैं, सब कुछ फिक्स है भाई। तो ये कह रहा है कि एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स है। एंगुलर मोमेंटम भी फिक्स होता है एकदम। एंगुलर मोमेंटम भी क्या होता है, फिक्स होता है। और वो एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होता है, एंगुलर मोमेंटम बिल्कुल फिक्स है तो भैया उसका कोई फॉर्मूला होगा ना। तो ये कहता है लो, ये लो फॉर्मूला भी ले लो। वो कह रहा है कि उसका एंगुलर मोमेंटम भी निश्चित फिक्स होता है, क्वांटाइज्ड होता है, और उसका फॉर्मूला भी आप लिख लो, कहता है। और फॉर्मूला है एम वी आर इक्वल टू एन अपॉन एन एच अपॉन टू पाई। एन एच अपॉन टू फिक्स है ना, आप खुद देख लो। मतलब कि देखो, अगर अगर इलेक्ट्रॉन पहले n बराबर एक में घूम रहा है, अगर इलेक्ट्रॉन n बराबर एक में घूम रहा है, ठीक है, यानी कि n बराबर एक में घूम रहा है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन n बराबर एक में घूम रहे होंगे, तो उनका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो h अपॉन टू पाई गुणा एक के बराबर होगा, है ना, फिक्स हो गया। h कांस्टेंट हो गया, पाई कांस्टेंट हो गया, लो भैया एंगुलर मोमेंटम तो बिल्कुल फिक्स हो गया। तो वो बोर यहां पर केवल यही नहीं कह रहा है कि, यही नहीं कह रहा कि भैया फिक्स है, वो एक्जैक्टली उसकी उसकी मैथमेटिकल वैल्यूज भी दे दे रहा है। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बोर कितना खतरनाक लेवल पे उसने काम किया है, कितना बेहतरीन उसका जो है ऑब्जर्वेशन रहा है, कितनी अच्छी उसकी कैलकुलेशन रही होगी कि उसने मतलब जो फॉर्मूले भी उसने यहाँ दिए, इवन ये फॉर्मूले, इन फॉर्मूलों के आधार पे उसने बहुत सारे जो ऑब्जर्वेशंस हैं उनको समझाने की कोशिश की है। तो इसलिए क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, सेम टू सेम रदरफोर्ड वाली बातें कह रहा है कि बीच में न्यूक्लियस होता है, उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते हैं, बिल्कुल रदरफोर्ड वाली बातें कर रहा है ये, बिल्कुल। लेकिन बस रदरफोर्ड से एक कदम आगे चला गया। इन्होंने बोला कि जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना, वो इलेक्ट्रॉन जिस जिस पाथ में घूमता है वहां हर चीज क्वांटाइज्ड होती है, वहां हर चीज क्या होती है, क्वांटाइज्ड होती है। वहां एंगुलर मोमेंटम तक भी क्वांटाइज्ड होता है। ये एंगुलर मोमेंटम कहते किसको है बाबा, अगर कोई चीज किसी का मास m है, उसकी वेलोसिटी v है और वो सेंटर से r दूरी पे है, तो वो एक बल के साथ घूम रहा होता है। जैसे मेरा हाथ है, मेरे हाथ का मास m है, ठीक है, और मेरे हाथ में मैं ऐसे मारूंगा आपके झापड़, तो मेरे हाथ में एक वेलोसिटी है, तो मास और वेलोसिटी से एक बल बनता है, एक फोर्स बनता है, उसको कहते हैं हम मोमेंटम। तो ये mv है। लेकिन अगर केंद्र के चारों तरफ घूम रही है कोई चीज, अगर केंद्र के चारों तरफ घूम रही है, तो उसके मास, उसकी वेलोसिटी और उसका जो रेडियस है, उसकी वजह से जो फोर्स बनता है उसको कहते हैं एंगुलर मोमेंटम। और ये एमवीआर है, ये कह रहा है कि यार ये एमवीआर तक फिक्स है, कह रहा है ये फिक्स है। ये है एन एच अपॉन टू पाई के। एन का मान एक रख दो, तो उस पहले ऑर्बिट में घूमने वाले इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम इतना हो जाएगा। और ये दो रख दो, तो वहां पे घूमने वाले का इतना हो जाएगा। तीन रख दो तो उतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी बातें हमें यहाँ पे बताता है, ठीक है, सारी बातें हमको बताता है, इसको बहुत ध्यान समझिए, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, फटाफट से अगला समझते हैं। तो ये भी हो गया, अब अगला क्या बोल रहा है उसको समझते हैं भैया। अगला बोल रहा है कि एनर्जी भी क्वांटाइज, भैया सब जब हर चीज क्वांटाइज है, सबसे इंपॉर्टेंट तो एनर्जी है, तो एनर्जी भी क्वांटाइज होती है, बोल रहा है ये भाई। एनर्जी भी यहाँ पे क्या है, क्वांटाइज है। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज है, सब क्वांटाइज है, तो एनर्जी भी यहाँ पे क्या होती है, क्वांटा एनर्जी भी फिक्स होती है। तो बोल रहा है कि हर ऑर्बिट की एनर्जी क्या है, फिक्स होती है। और एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, उस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है, उस तो एनर्जी भी जो है वो फिक्स है। एनर्जी कितनी, एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ नहीं लिखा है, मैं लिख देता हूँ। तो एनर्जी भी फिक्स है। एनर्जी यहाँ पर क्या है, एकदम आपने ध्यान रखना है कि एनर्जी जो होती है वो E इक्वल टू माइनस 13 इसको जरा सा कहीं और लिखते हैं, 13.6, ठीक है, अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो ये आपने ध्यान रखना है, इसको कहीं और लिख देते हैं, ठीक है, इसको कहीं पे और लिखेंगे, ठीक है, ब्लैक से साइड में लिख देते हैं। तो यहाँ पे एनर्जी भी जो होता है फिक्स होती है, उस एनर्जी का फॉर्मूला भी दे रहा है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये ध्यान रखना भाई, ये एनर्जी फिक्स है इसकी। तो इस एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो घूम रहा होता है, इसको रट लीजिए, फॉर्मूला आप बाय हार्ट कर लीजिए। यहाँ पे डेरिवेशन नहीं है, इनका डेरिवेशन नहीं है, अदरवाइज हम डेरिवेशन भी देख लेते। तो फॉर्मूला आप लोग जो है अच्छे से याद कर लीजिए, फॉर्मूला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूले से हम थोड़ी देर में, थोड़े समय के बाद इस फॉर्मूले में क्वेश्चन भी देखेंगे। एंड ई इक्वल टू एनर्जी जो है किसके बराबर होती है, -13.6 से एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, याद रखना है इसको, ठीक है, ये यूनिट क्या है इसकी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब आपने ध्यान रखना है कि ये एन है, एन एन एच नहीं, मैंने एन जैसा आपको लगना चाहिए, एन है। एन मतलब कौन सा सेल है, एन मतलब शेल नंबर, जेड मतलब एटॉमिक नंबर,
जेड मतलब एटॉमिक नंबर। अगर हाइड्रोजन होगा तो 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाता है। तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा फॉर्मूला? तो हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला हो जाएगा -13.6 अपॉन एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हाइड्रोजन के लिए हो जाएगा फॉर्मूला। ये फॉर्मूला अच्छे से ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि जैसे जैसे आप, यहाँ पे माइनस का क्या मतलब होता है भाई, देखो होता ये कि इलेक्ट्रॉन जब जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन बहुत दूर होता है, उसके उसके पॉजिटिव फील्ड से, इसको समझना है एक बार ध्यान से, इसको समझना। जब एक एटम का इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिव फील्ड, जहां तक उसके न्यूक्लियस का पॉजिटिव फील्ड है उससे बाहर होगा, जब एक एटम में इलेक्ट्रॉन उसके पॉजिटिव फील्ड से बाहर होगा इलेक्ट्रॉन, तो हम बोलेंगे यार इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट में है। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन का इनफाइनाइट में है, बिल्कुल इनफाइनाइट में चला गया। ठीक है, क्या बोला मैंने? एक एटम का जो न्यूक्लियस होता है उसका जो पॉजिटिव फील्ड है, उस पॉजिटिव फील्ड की पकड़ से बाहर अगर इलेक्ट्रॉन चला गया, दूर चला गया इलेक्ट्रॉन, उस पॉजिटिव फील्ड से बाहर बाहर चला गया, तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट में चला गया। ठीक है। और इनफाइनाइट में जब इलेक्ट्रॉन होता है तो उसकी एनर्जी जीरो मानी जाती है। उसकी एनर्जी क्या लेंगे हम? जीरो। क्योंकि भैया उसका वो अकेला है ना, वो फ्री हो गया, एकदम फ्री जो चीज़ होती है उसकी एनर्जी जीरो जीरो ली जाती है। अब जब उस इलेक्ट्रॉन को आप यहाँ लेके आओगे, ठीक है, यहाँ पे जीरो है ना उसकी एनर्जी इनफाइनाइट में। अब जैसे जैसे आप उसको न्यूक्लियस में लेके आओगे तो उसकी एनर्जी क्या है? जीरो से कम होना शुरू हो जाएगी और उसकी एनर्जी माइनस में आना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो माइनस यहाँ पे ये दर्शा रहा है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो इनफाइनाइट से, उसको क्या कर रहे हैं हम? उसको इनफाइनाइट से उठा के कहाँ ला रहे हैं? न्यूक्लियस के पास में ला रहे हैं। ठीक है। एक और इसका सिग्निफिकेंस है, एक और बात ध्यान रखना है, वो ये है कि भाई, एक और बात ध्यान रखना कि वो ये है कि जैसे 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 आप ये फॉर्मूले में जरा ध्यान से ध्यान देना कि यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या है, ये ई जो है वो एन के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। ई के क्या है? एन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब ये है कि एन अगर घटेगा, एन अगर घटेगा तो एनर्जी घटेगी, ऐसा होता है ना। ऐसा ऐसे तो लग रहा है इसमें कि एन घटेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, ऐसा लग रहा है ना कि एन घटेगा तो एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। अगर एन कम हो रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ रहा है। अगर एन कम है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास है। और इलेक्ट्रॉन अगर न्यूक्लियस के पास है ना, तो उसकी एनर्जी कम होती है, उसकी एनर्जी बहुत कम होती है। उसकी एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि वो न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट हो रहा होता है, न्यूक्लियस से बंधा होता है, सिस्टम बहुत स्टेबल हो जाता है। तो यार ये जो एन जब कम होगा तो यहाँ पे इस ये जो क्या है? इनवर्स रिलेशन है। तो ये एन कम होगा तो एनर्जी ज़्यादा होगी। लेकिन क्योंकि ये दोनों एक्चुअली ऐसा होता नहीं है, एन कम होगा तो एनर्जी भी कम होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए। एन कम होगा तो एनर्जी भी क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। इसीलिए भी यहाँ पे क्या है? नेगेटिव साइन का अपना महत्व है। नेगेटिव साइन होने से क्या होता है? ये डायरेक्टली इनका डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। नेगेटिव साइन होने से इनका डायरेक्ट रिलेशन हो जाता है। मतलब एन घटेगा तो यहाँ पर क्या है? ये एनर्जी भी क्या हो जाएगी? घटेगी। ठीक है। अगर एन घटेगा तो एनर्जी भी क्या? नेगेटिव साइन की वजह से घटेगी। अगर ये नेगेटिव साइन नहीं यूज करेंगे तो एन घटेगा तो ऐसे में एनर्जी बढ़नी चाहिए। ठीक है। लेकिन इस नेगेटिव साइन की वजह से दोनों क्या हो जाते हैं? एक तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जैसे हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एन घटेगा तो एनर्जी भी क्या है? घटेगी, तो इसलिए नेगेटिव साइन है। तो यहाँ पे इसको और तरीकों से भी लिखा गया है कि यहाँ पे क्या लिखा गया है? देखो यहाँ पे लिखा गया है नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज बाउंड टू द न्यूक्लियस। वही बात जो बोल रहा हूँ कि नेगेटिव साइन बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो, नेगेटिव साइन का मतलब है कि जितना नेगेटिव साइन होने से क्या है कि एन कम होने पे एनर्जी को भी क्या हो जाना चाहिए? कम हो जाना चाहिए। क्योंकि जब एन कम होगा तो न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस के नज़दीक इलेक्ट्रॉन होगा, और न्यूक्लियस के नज़दीक इलेक्ट्रॉन होगा तो बंधा रहेगा, वो उसकी एनर्जी कम होगी। तो इसलिए एन कम होने पे एनर्जी भी कम होनी चाहिए। और इसी इसी रिलेशन को, ये डायरेक्ट रिलेशन रखने के लिए भी यहाँ पे नेगेटिव साइन का यूज हमें करना है। ठीक है। ओके, जैसे बच्चा है, अगर माँ बाप के नज़दीक रहेगा तो परिवार स्टेबल रहेगा ना। अगर बच्चा ही घर छोड़ के चला गया, दूर चला गया, तो वो अनस्टेबल है, पता नहीं क्या हो रहा है वहां पे। अब जैसे जैसे वो नजदीक आ रहा है वैसे वैसे स्टेबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है। ओके। अब क्योंकि अब देखो क्या बात है, अब देखेंगे। अब अगला क्या, इमिजन स्पेक्ट्रा को, ये इमिजन और एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन को ये कैसे समझा रहा है वो देखेंगे। अब देखो, इसको समझो। ठीक है। तो ये कह रहा है कि भैया इसने तो कह दिया, इसने कह दिया, अरे यार इसको हम, ओके ठीक है, इतना ही मिटाते हैं। ठीक है। ओके। तो ये क्या कहता है? ये कह रहा है कि यार क्योंकि एनर्जी फिक्स है,
ठीक है, पहले वाले की एनर्जी कितनी होगी, अगर हम हाइड्रोजन का एक एटम लेके चल रहे हैं, हाइड्रोजन का एटम लेके चल रहे हैं, तो हाइड्रोजन के एटम में ये न्यूक्लियस है मान लो, तो इस न्यूक्लियस के पास ये एक शेल है, ये दूसरा ऑर्बिट है, ये तीसरा ऑर्बिट है। चलो उनकी एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं। तो पहले ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी बराबर क्या है, -13.6 अपॉन एन स्क्वायर, एन का मान कितना होगा 1, तो 1 का स्क्वायर, ये एनर्जी होगी। फिर दूसरे वाले की एनर्जी कितनी होगी, निकालो, E2 इक्वल टू -13.6 एन यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि हो जाएगा 4। ऐसी इसकी कितनी होगी, E3 इक्वल टू -13.6 अपॉन एन का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर 9। सबकी यूनिट क्या लिखनी है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यानी कि इसकी एनर्जी क्या है, एकदम फिक्स है। तो अब इन दोनों की एनर्जी का डिफरेंस कितना होगा, E2 माइनस E1 कितना डिफरेंस होगा, तो आप निकालेंगे तो -13.6 अपॉन ये हो जाएगा -13.6। तो ये इनमें एनर्जी का डिफरेंस आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, ये जाएगा 3, ये जाएगा 4, 13.6, ठीक है, 13.4 हो गया, क्योंकि ये 12 16, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। उसके बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा, इसको थोड़ा सा ऊपर बढ़ा लेते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा -3.4 माइनस माइनस प्लस प्लस 13.6। अब इसको माइनस कर लीजिए, 13.6 में से 3.4 माइनस कीजिए, हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 10.2। तो ये इसके आसपास देख लीजिएगा, तो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसका ये मतलब है कि इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन के लिए जो पहला जो शेल है और जो दूसरा शेल है, उनके बीच में जो एनर्जी का गैप है वो 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो अगर कोई रेडिएशन 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाली होगी, तो ये रेडिएशन इस इलेक्ट्रॉन के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएगी और ये रेडिएशन ये इलेक्ट्रॉन फिर ऊपर जंप कर जाएगा। इसको बोलता है एक्साइटेशन। तो बोलता है भैया इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को बदल सकता है, इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट को बदल सकता है, लेकिन कब, जब उस इलेक्ट्रॉन को अगले ऑर्बिट, और वो जिस ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन है, जिस शेल में वो है, उन दोनों के बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है, उतनी एनर्जी उसको मिलनी चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जंप कर जाएगा। यानी कि फिक्स्ड एनर्जी, कितनी है एनर्जी फिक्स, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कोई रेडिएशन का फोटोन अगर फिक्स्ड एनर्जी का है, और कितनी फिक्स्ड एनर्जी, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर उस रेडिएशन के फोटोन के पास, उस रेडिएशन के क्वांटा के पास अगर उतनी फिक्स्ड एनर्जी है, तो वो एनर्जी ये जंप करवाएगी। तो वो कह रहा है कि इस वजह से कह रहा है कि भैया देखो, फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाते हैं, और जाने के लिए उनको फिक्स्ड एनर्जी चाहिए। तो इसका ये मतलब है कि रेडिएशन से संभव हो पा रहा है, इसका मतलब है रेडिएशन में फिक्स्ड एनर्जी होती है, रेडिएशन में फिक्स्ड एनर्जी के बंडल होते हैं, ठीक है, उन्हीं को क्या कहा, क्वांटा का। तो इसने उसको किसको प्रूफ कर दिया, सही किसको प्रूफ कर दिया, इसने प्लांक को अपनी थ्योरी में इन्वॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये बात समझ लेना। इसके अलावा ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यार जब हर चीज फिक्स है, तो न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन की दूरी भी फिक्स होगी। पहले शेल की दूरी होगी R1, दूसरे शेल की होगी R2, ठीक है, ऐसे करके तीसरे शेल की का रेडियस होगा R3, तो ये दूरी भी फिक्स होगी। तो जब दूरी फिक्स है, तो उसको निकालने का कोई फॉर्मूला भी होगा, तो इसने उसको निकालने का फॉर्मूला भी दे डाला, और फॉर्मूला है R इक्वल टू 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम। ठीक, ये फॉर्मूला उसने दिया। तो दो फॉर्मूले आपने बच्चों अच्छे से एकदम तोते की तरह याद कर लो दोनों फॉर्मूलों को, कि भैया इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से कितना दूर है, उसका जिस सेल में है वो सेल कितना दूर है, उसका डिस्टेंस क्या हो सकता है। तो वो रेडियस निकालने का फॉर्मूला भी बोर ने दिया, और फॉर्मूला क्या है, 0.529 एन स्क्वायर अपॉन जेड एंगस्ट्रॉम, जहां पे जेड का मान हाइड्रोजन के लिए 1, एटॉमिक नंबर है, जेड इक्वल टू एटॉमिक नंबर, हाइड्रोजन के लिए 1 रखते हैं। इसीलिए हम जनरली क्या है, बोर का रेडियस का फॉर्मूला ये लिखते हैं, ठीक है, बोर का रेडियस का फॉर्मूला ये लिखेंगे, ठीक है। तो ये बेटा आपने ध्यान रखना है। अब हम इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स को आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बोर के पोस्टुलेट्स हैं जो मैंने आपको समझा दिए हैं, आप इसको अच्छे से नोट्स बना लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, जहां हम बोर के मेरिट्स और डीमेरिट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।